अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ, साइटोप्लाज्म में ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट है, तो उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि किसने इसको डिस्कवर किया था। हिस्ट्री तो 1945 में एक साइंटिस्ट था, पोर्टर। उसने फर्स्ट टाइम जो है अपनी थीसिस में इसको प्रेजेंट किया था। उसका नाम था पोर्टर इन 1945। पोर्टर डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी हिस्ट्री के बाद इसकी मीनिंग की हम बात करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ग्रीक वर्ड से ग्रीक वर्ड से ग्रीक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंडो का मतलब है एंडो का मतलब है इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, इनसाइड। और प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म। रेटी का मतलब है रेटी, लॉन्ग इंटरकनेक्टेड। और कूलम का मतलब है टिब्यूल्स, यानी ऐसे टिब्यूल्स जो आपस में कनेक्टेड हो और लॉन्ग हो साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीनिंग से इसकी इसकी डिफिनीशन भी हम निकाल लेते हैं। मीनिंग से डिफिनीशन इसकी क्या है। हमारे पास ई आर से हमारा क्या मतलब है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लॉन्ग interconnected tubules present inside the साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारे साथ प्रेजेंट होता है। और अगर और प्रिसाइजली हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसके साथ इसकी पोजीशन को भी डिफाइन करो। which starts from nuclear membrane and ends on प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम डायग्रामेटिकली यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल। इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। और ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इस तरह ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ इससे इस तरह एक्सटेंड होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ है और इसके साथ भी कनेक्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो इस डिफिनीशन का ये मतलब है। अब इसकी डिफिनीशन के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन यानी स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ बातें करते हैं। तो यहां पर
मैं इसको रिमूव करता हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर वही डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास सेल है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन के बीच प्रेजेंट है। इस तरह से हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। तो इस बात को मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिख लेता हूं। ट्यूब्स ऑफ endoplasmic reticulum is enclosed by a single layer sac called cisternae. अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम अटैच्ड होता है। राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड होता है, तो इस राइबोसोम की वजह से ये हमें रफ अपीयरेंस दिखाती है। तो इसकी वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक, इसके ऊपर जो है हमारे पास राइबोसोम एब्सेंट होता है, जो कि स्मूथ अपीयरेंस देता है। तो इसकी वजह से हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहां पर एमसीक्यूज नोट करें। द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम इज अटैच्ड, तो वो कौन सा है? हमारे पास है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं हो तो हमारे पास क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है इसमें। The part of endoplasmic reticulum which is near to nuclear membrane या nucleus, तो हमारे पास कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ नजदीक होता है। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स की बात करते हैं। एक है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर हमने पढ़ा कि इसके साथ जो है राइबोसोम अटैच्ड है। राइबोसोम इज अटैच्ड on its surface। यहां पर देखिए, यहां पर जो ये मैंने डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं इसके सरफेस के ऊपर, तो ये हमारे पास राइबोसोम है जो इसके साथ अटैच्ड है। और इसके साथ जो है राइबोसोम इज एब्सेंट। यहाँ पर हमारे पास जो राइबोसोम है वो एब्सेंट है। इसका जो ज्यादातर स्ट्रक्चर है वो हमारे पास
सेक लाइक है, सेक लाइक यहाँ पर। और ये यहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें ये भी डिफरेंस है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो ये हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाद में जो है हम इसको रिमूव करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फंक्शन को। तो चलिए सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन को समझते हैं। तो इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो इसकी सरफेस के ऊपर जो राइबोसोम अटैच्ड है इसकी वजह से। इससे पहले मैंने जो आपको राइबोसोम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जो है ये हमारे पास प्रोटीन की फैक्ट्री है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास हेल्प करती है। तो ये इसके सरफेस के ऊपर अटैच्ड होती है, और जो कि क्या करती है, हेल्प्स in protein synthesis, protein synthesis। और एक हमारे पास जो कि दोनों ये एक फंक्शन जो है परफॉर्म करती है, वो है हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट या फंक्शन। यहाँ पर देखिए मैकेनिकल सपोर्ट या फंक्शन से क्या मुराद है मेरा। ये फर्ज करें हमारे पास सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ये पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक ना आ जाए, ये पार्ट जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक ना आ जाए, ये पार्ट जो है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक ना आ जाए, यानी सेल को श्रिंक होने से बचाता है। तो यहाँ पर है इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा जो है ट्यूब फॉर्म में, मैंने इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, लेकिन ट्यूब फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसा पेलर होता है हमारे कमरों में या घरों में, इस तरह से ये प्रेजेंट होता है और इसको कोलैप्स यानी श्रिंकिंग से बचाता है। तो ये हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये फंक्शन करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं कई सेल्स में, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी है जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एब्सेंट है। उसका फंक्शन जो है वो फिर सिर्फ राइबोसोम करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस है, और ये फंक्शन जो है ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास स्केलेटल मसल सेल्स में जो है ये प्रेजेंट होता है, और स्केलेटल मसल सेल्स में हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज याद रखें। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन skeletal muscle cells is a sarcoplasmic reticulum। अब इसकी बात हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले फंक्शन जो है वो है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म इसमें भी हेल्प करती है। और इसके बाद जो दूसरा फंक्शन जो है मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको बताया कि ये मैकेनिकल सपोर्ट में भी मदद देती है। मैकेनिकल सपोर्ट। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो हमारे पास मसल्स में इसकी स्टोरेज होती है कुछ आयंस की, जो कि
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये हमारे पास उधर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर कुछ आयंस की स्टोरेज होती है जो कि हमारे पास मसल कंट्रैक्शन में मदद देती है। तो हेल्प्स इन इट आल्सो helps in the muscle contraction में ये हेल्प करती है। इसके बाद ये आइज जो है हमारे पास नर्व सेल्स में भी प्रेजेंट होती है जो कि हमारे पास नर्व्स की ट्रांसमिशन में भी इसकी कुछ मदद देती है। उसको हम क्या कहते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन हम उसको कहते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम से जो है नर्व इम्पल्स लेकर मोटर न्यूरॉन को देती है और उसके बाद इफेक्टर तो वो चली जाती है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या करती है, हेल्प्स इन इट आल्सो हेल्प्स इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी ये हमारे पास हेल्प करती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसके बाद जो इसका फंक्शन है वो हमारे पास लिपिड की मेटाबॉलिज्म, लेकिन लिपिड की मेटाबॉलिज्म करके ये हमारे पास क्या करती है, सिंथेसिस करती है फॉस्फोलिपिड्स की और हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की और स्टेरॉइड्स की। इट हेल्प्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड की मेटाबॉलिज्म करके लिपिड मेटाबॉलिज्म करके ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स बनाती है। फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में भी बताया था कि फॉस्फोलिपिड्स जो है ये हमारे पास फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को ये हमारे पास क्या करती है, कंट्रोल करती है। कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को कंट्रोल करती है। और हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है, मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी प्रोडक्शन में भी ये हमारे पास क्या है, हेल्प करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है। अब ये इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इसमें लिवर में जो है इसका फंक्शन है। इन लिवर में जो इसका फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। आप जितने भी जो एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स में कुछ इस तरह सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उसकी टॉक्सिसिटी हमारे पास जो डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड है, इसका डी का मतलब है क्या, टू रिमूव। किस चीज को रिमूव करता है, टॉक्सिक को रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा ड्रग है जिसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है। तो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करके इससे क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो ये हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंस था और इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करके इसने हमारे पास क्या बनाया, यूजफुल या कम टॉक्सिक जो है मटेरियल बनाया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।